So, hi everyone. Today we have here with us Amit from DTU. He is from CSE branch, and during his fourth year, he was able to crack a placement at Google. Congratulations, Amit, for the same. थैंक यू सर। कैसा लग रहा है तुम्हें? और बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को जब पहला मैंने देखा था मेरा नाम आ चुका है गूगल के लिए, तो मैं बहुत खुश था। फिर मैंने अपने मेंटर्स को बताया जिनके अंडर मैंने पढ़ा था, सीखा था बहुत कुछ। और मेरी फैमिली को फिर मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है गूगल में, तो वो भी बहुत खुश थे। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स को पता चला, उन्होंने भी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया और ये सब। और मेरा ऐसा था, मतलब मेरी फर्स्ट इंटर्न नहीं थी थर्ड ईयर में। अब सही से कहूँ तो मेरा शुरुआत से लेकर अब तक का मेरा पहला इंटरव्यू था ये गूगल में। और इसी में मेरा जो भी था सारा, मतलब जो भी 5 साल की मेहनत थी, कॉलेज और जेई वगैरह लेके, और ये 6 महीने की प्रिपरेशन, सारी हार्डवर्क, ये सब एक साथ काम कर गया, मतलब बेसिकली। तो आई वुड लाइक टू नो, तुमने कब शुरू की, कैसे शुरू करी अपनी कोडिंग जर्नी? सो कोडिंग के बारे में बता देता हूँ कि मेरे पास जब मैं 12th में था, 11th और 12th में मेरे पास C++ पहले से थी, तो मेरे को लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज उसी टाइम पे हो चुकी थी। और फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था अपने कॉलेज प्रिपरेशन के लिए, मतलब जेई एडवांस और मेंस के लिए। एंड उसके बाद जब मेरा एडमिशन DTU में होता है तो फर्स्ट ईयर होता है, मतलब एकदम से आप एकदम पढ़ाई करते हुए एकदम से जब फ्री टाइम मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने फर्स्ट ईयर में इतना कुछ खास नहीं किया था। और उसके बाद मेरे पास सेकेंड ईयर में मैंने कोडिंग, मतलब जो मेरे को नॉलेज थी लैंग्वेज की, उससे मैंने हैकर रैंक स्टार्ट किया, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर। एंड ऐसा उसमें था कि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं था, कि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। फिर थर्ड ईयर के लिए जब इंटर्नशिप सेशन स्टार्ट होता है तो मैं कंपनीज का टेस्ट देने के लिए बैठता हूँ। और ऐसा होता है कि मैं कई कंपनीज में टेस्ट में मतलब अच्छा भी करता हूँ, तब भी मेरा नाम नहीं था क्योंकि सीजी थोड़ी मेरी कम थी। और उसके बाद और कुछ कंपनी होती जिनमें से मेरे क्वेश्चन होते नहीं थे, क्योंकि इतने मेरे पे डीएसए पे फोकस मैंने नहीं किया था अपना। उसके बाद फिर एक दिन मैं व्हाट्सएप पे मैसेज देखता हूँ कि प्लेसमेंट को लेके एक फॉर्म आया होता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसे फिल कर सकता है, और प्लेसमेंट प्रिपरेशन कराएंगे, साथ में मॉक्स भी कराएंगे और गाइडेंस देंगे, रेज्यूमे बिल्डिंग प्रोजेक्ट वगैरह सब पे फोकस किया जाएगा। तो मैंने वो देख के मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने उस पर अप्लाई कर दिया था। और फिर उसी के साथ जब नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होती है तो मैंने एकदम स्क्रैच से सीखा। फिर वहीं से धीरे धीरे मतलब मैंने थोड़ी कोडिंग स्टार्ट करी, फिर इजी मीडियम हार्ड लीड कोड वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं से जो असाइनमेंट वगैरह मिलते थे, क्वेश्चन पर डे के हिसाब से मिलते थे, वो करने स्टार्ट कर दिए थे। ओके। सो अमित, हाँ यार, मतलब बिल्कुल तुमने सही बोला। एकदम से जेई से निकल के आते हैं हम, तो जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें वी डोंट रियली फोकस ऑन मतलब स्टडिंग, है ना। उसमें थोड़ा चिल करते हैं सब लोग, है ना। मतलब जो फ्रेशर्स आते हैं कॉलेज में, उनको क्या करना चाहिए फ्रेशर्स को, ताकि वो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन जब तक आए तब तक वो प्रिपेयर कर पाए? तो उन पर कई ऑप्शन होता है। शुरुआत में उनको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, तो वो C++, जावा या पाइथन चूज कर सकते हैं। अगर शुरुआत में मतलब इतना भी नहीं कि उन्हें पता है कि उन्हें मशीन लर्निंग करनी है नहीं करनी, तो पाइथन भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब बेसिकली। लेकिन पाइथन के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मतलब कुछ कंपनीज होती हैं जो पाइथन एज अ कोडिंग लैंग्वेज अलाउ नहीं करती हैं अपने कोडिंग राउंड में। तो लैंग्वेज चूज करने के बाद तुम स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फ्रॉम हैकर रैंक, GFG, लीड कोड, वहां के इजी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। और उसके बाद जब तुम्हारे इजी होने लग जाते हैं, फिर अपने मतलब कई सारे रिसोर्सेस होते हैं जहाँ से तुम लिंक लिस्ट, ट्रीज और भी डेटा स्ट्रक्चर हैं उन्हें पढ़ो और फिर उन पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। और जब इन पे एल्गोरिथमिक और डीएसए के अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो अगर मतलब ये 1 साल में इतना बहुत है, 6 महीने में भी कर सकते हैं अच्छे से। और फिर तुम अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें और अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी अपनी, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। कि मैंने भी स्टार्ट कर दिया था, बस कि रजिस्टर कर दिया, कॉन्टेस्ट होता था, 1 क्वेश्चन हुआ, 2 हुए या नहीं हुआ, बस मतलब देख के छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने प्लेसमेंट ज्वाइन किया, नवंबर आ चुका था, वहां से स्टार्ट करने के बाद वहां से बोला गया कि मतलब अगर अच्छा करना है, कोडिंग अच्छी करनी है, तो सीपी मतलब ट्राई करो, कोड फोर्सेस देना स्टार्ट करो, और उसके बाद अब सॉल्विंग वगैरह भी करो। उस कॉन्टेस्ट में जितने होते हैं उतने होते हैं, उसके अगले दिन भी ट्राई करो कि अगला क्वेश्चन अपनी तरफ से ट्राई करो। तो मतलब सर जैसा कि है कि कोई भी कंपनी आती है, वो पहला राउंड अपना कोडिंग राउंड ही रखती है। कॉम्पिटेटिव नहीं करी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर तुमने करी हुई, तुम्हें एक एज जरूर मिलेगा कि एकदम से अगर तुम्हें नया क्वेश्चन मिलता है तो कैसे अप्रोच कर सकते हो, क्या क्या तरीके, डिफरेंट वेज हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो सब तुम्हारे पास होते हैं। और इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कि मतलब अगर एकदम से नया क्वेश्चन तुम्हें दिख गया तो कैसे उसे टैकल करना है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है,
ये भी तुम्हें कॉम्पिटिटिव चीज सिखा देती है। डीएसए भी तुम्हारा मतलब उसी तरीके से है कि अगर कोई क्वेश्चन है जो ओवन सॉल्यूशन जिसका एग्जिस्ट करता है, तो इंटरव्यू अगर वो मानता है, तो अगर वो तुमने क्वेश्चन पहले नहीं देखा हुआ तो उसी टाइम पर सोच पाना थोड़ा मुश्किल है। While studying at Placefit, you had focused on a lot of different things. जैसे तुमने कोडिंग की थी, तुमने प्रोजेक्ट्स किए थे, मॉक इंटरव्यूज दिए थे, ठीक है, सब्जेक्ट्स भी पढ़े थे, तो यार इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, राइट? तो हाँ। एक बार तुम अपनी स्ट्रेटजी बताओगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी प्लेसमेंट्स के लिए? सो नवंबर में जब बैच स्टार्ट होता है तो हम मतलब पहले मैं और मेरे फ्रेंड ने साथ में हम दोनों ने लिया था एडमिशन प्लेसमेंट के लिए। तो क्लास होती थी, हम क्लास अटेंड करते थे, उसके बाद हम दोनों मीट पे आ जाते थे और अपनी साथ में प्रिपरेशन किया करते थे। हमको क्वेश्चन वगैरह जो मिलते थे हम साथ में मिलकर कर लेते थे। अगर मेरे को कुछ नया टॉपिक आता है मैं उन्हें पढ़ा देता था, उन्हें कुछ नया आता है वो मेरे को बता देते कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद जब हमारा प्रोजेक्ट और सब्जेक्ट के लिए भी हमने यही रखा था कि जब प्लेसमेंट स्टार्ट होने से 2 महीने 2.5 महीने पहले हमें लिंक्स नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए गए थे कि यहाँ से तुम पढ़ सकते हो, और हमने फिर उन्हीं को मतलब फॉलो किया और सब्जेक्ट भी धीरे धीरे प्रिपेयर करते करते हमारे सारे लगभग कर लिए थे। और रेगुलरली मॉक होते थे तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिली इंटरव्यू के लिए कि कैसे बोलना है, कैसे अपना मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे आंसर देने, कैसे किस क्वेश्चन को टैकल करना है, ये सब भी बताएंगे। तो वो हमारा वो ट्रैक रखते थे कि कितना कर रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही किस वजह से नहीं हो पा रहे, ये सब डाउट वगैरह लिए जाते थे। मतलब अगर नहीं हो पा रहे तो हमें फिर डाउट क्लासेस वगैरह अरेंज कराई जाती हैं। उसके अलावा मतलब अगर इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम आ रही मतलब बोलते वक्त या फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम रेज्यूमे बिल्डिंग में इस तरीके की, तो वो भी सारी वो मेंटर्स को ही काम था कि हमें देखना, बेसिकली उसके लिए हमें प्रिपेयर करवाना। सो पीयर टू पीयर लर्निंग का भी काफ़ी रोल रहा है एंड मेंटरशिप भी काफ़ी ज़रूरी है, राइट, फॉर प्लेसमेंट। तो अमित, तुमने बताया कि तुमने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाए थे, राइट? तो लेकिन कोडिंग भी काफ़ी ज़रूरी रहती है, राइट? बिल्कुल। तो अब ये प्रोजेक्ट भी हो गए, कोडिंग भी हो गई, तो इतनी सब चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज हो पाती है? सर पर्सनली मेरे लिए मेरे को कोडिंग ज़्यादा पसंद थी एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट फील्ड में जाना। अच्छा, ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि मतलब मेरे को पूरे दिन कोडिंग करवा लो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर पूरे दिन क्या मतलब मेरे से 5 घंटे बोलोगे तुम डेवलपमेंट पे काम कर लो, वो थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक सा लगता है मेरे को, ऐसा था। तो लेकिन मेरे को ये पता था कि मेरा मतलब जब रेज्यूमे मेरा बनाया जाएगा मतलब बनेगा और उसमें मेरे को प्रोजेक्ट लिखने होंगे तो मेरे पास कम से कम 2 या 3 अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए लिखने के लिए, जो मैं बता सकूं, जो मैं इंटरव्यू को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि वो मेरे हाथ में होंगे अच्छे से। लेकिन मेरा इतना उस पर फोकस नहीं था प्रोजेक्ट पे। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्लेसमेंट जो मैंने ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की किस तरीके से मेरे को प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, किस तरीके से उसे प्रेजेंट करना है, किसी को बताना है उसके बारे में, ये सब बताया गया और उस पर मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड करवाने में काफी हेल्प करी। तो उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था ऑनलाइन जिसमें बेसिकली कोई भी यूजर क्या कर सकता है कि अपने क्वेश्चन, जैसे कोडिंग प्लेटफॉर्म है लीड कोड, कोडफोर्सेस एंड कोड्स है, वो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो भी एक उसी की तरीके से क्लोन था कि जहां तुम अपना क्वेश्चन क्रिएट भी कर सकते हो और उस क्वेश्चन के सबमिशन भी कर सकते हो, जिसमें मैंने वेब डेवलपमेंट का यूज किया था, बेसिकली Node.js, चाइल्ड प्रोसेसर्स एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करी थी मैंने जिसमें। अच्छा, तो और हाँ, मतलब तुम्हारी एक चीज़ मतलब मुझे अच्छी लगी जो तुमने बताई कि प्रोजेक्ट बनाना, मतलब प्रोजेक्ट बना तो लिए लेकिन उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है वो तुम्हारे हाथ में रहता है इंटरव्यू में, तो वो तुम्हें काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, राइट? बिल्कुल, बिकॉज कोडिंग क्वेश्चन सामने वाले पे डिपेंड करता है बट प्रोजेक्ट तुम पे डिपेंड करता है। तो एक बार थोड़ा सा और इलेबोरेट करोगे इस चीज़ को कि प्रोजेक्ट मतलब इंटरव्यू में क्या रोल रहता है प्रोजेक्ट का? सारी कंपनीज में जरूर पूछा जाता है कि तुमने प्रोजेक्ट पे काम किया है, बेसिकली कि तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया हो जरूर देखा जाता है। ऐसा गूगल ने इस बारी नहीं देखा या मतलब नहीं देखती, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे से प्रोजेक्ट नहीं पूछा गया, तो उनसे ये पूछा गया था कि कभी तुमने प्रोजेक्ट पे काम किया है, मतलब प्रोजेक्ट में टीम में अगर काम किया है तो उसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन वगैरह क्या था, ये सब पूछा गया था। अच्छा, अगर इंटरेस्टिंग से प्रोजेक्ट्स हैं तो ये एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है इंटरव्यूअर और तुम्हारे बीच में, राइट? तो चलो प्रोजेक्ट की हमने बात कर ली, अब थोड़ा गूगल पे आते हैं बिकॉज गूगल तुमने निकाली है एंड दैट इज अ ह्यूज थिंग, ठीक है? तो आई वुड लाइक टू आस्क कि मतलब क्या क्या स्टेप्स थे, मतलब पहले तो कोडिंग टेस्ट हुआ होगा, राइट? बिल्कुल सर। अच्छा, तो कोडिंग टेस्ट में कौन कौन से कोडिंग क्वेश्चंस तुमसे पूछे गए थे, किस टाइप के पूछे गए थे? सर कोडिंग राउंड था, उसमें बेसिकली मेरे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। कभी पुराने आईसीपीसी का प्रॉब्लम था, तो जो मेरा पहला प्रॉब्लम था वो था कि गिवन एक एरे इंटीजर दी हुई है, एरे ऑफ इंटीजर्स, और तुम्हारे पास क्यू क्वेरीज आ रही हैं और दोनों ही मतलब 10⁵5 10⁵5 है कि क्वेरीज भी 10⁵5 है और एरे का साइज भी 10⁵5 एट मैक्स जा सकता है।
तो तुम्हें हर क्वेरी में एक इंटीजर मिलेगा और उस इंटीजर के लिए तुम्हें बताना था कि क्या मेरी एरे में कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसके साथ मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो क्वेरी के थ्रू आया है उसका अगर बिट वाइज एंड लेता हूँ उस एरे के एलिमेंट के साथ तो वो 0 हो जाएगा। तो मतलब ट्रू फॉल्स वगैरह मेरे को बताने थे। तो इसके लिए जो मतलब उस टाइम मैंने किया था वो मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच की, मैंने हर एक एलिमेंट के साथ चेक कर लिया था। तो उससे मेरा मतलब लगभग 3 टेस्ट केस टीएल ही दे रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उस पर हैश मैप यूज किया तो मेरे सारे पास हो गए थे। और मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था कि उसमें एक मैट्रिक्स दी हुई थी m क्रॉस n और उसमें भी कुछ इंटीजर्स थे, मतलब m क्रॉस n की मैट्रिक्स में हर सेल। और करंटली मैं पहली कॉलम के किसी भी रो से स्टार्ट कर सकता हूँ और मेरे को कॉलम टू कॉलम मूव करते हुए पर्टिकुलर कॉलम से नेक्स्ट कॉलम में मूव किसी भी रो में कर सकता हूँ और मेरे को पहले कॉलम से आखिरी कॉलम पहुंचना है। तो जो जो इंटीजर्स में मूव हुआ उसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम है उसका जो डिफरेंस है वो एक तरीके से कॉस्ट डिफाइन किया उन्होंने कि इस पाथ में जो मैक्सिमम एलिमेंट आया और इस पाथ में जो मिनिमम एलिमेंट आया, तो इस पाथ की कॉस्ट क्या हुई, इस पाथ का मैक्सिमम एलिमेंट माइनस इस पाथ का मिनिमम एलिमेंट, उसका जो डिफरेंस है। और इसी कॉस्ट को मेरे को मिनिमाइज करना था। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व कर दिया था। और मेरे दोनों क्वेश्चन हो चुके थे, मतलब टाइम से पहले हो गए थे, तो मेरे को था कि मेरा नाम आ सकता है मतलब लिस्ट में, शॉर्ट लिस्ट में। अच्छा, मतलब टाइम से पहले होने के बाद भी ऐसा था कि आ सकता है। हाँ, मतलब काफी अच्छे कोडर थे मैं, मतलब मेरा तो ये था कि मैंने अभी शुरू करा था, मतलब 6 महीने हुए थे मेरे को। ये सब अच्छे से करी हो। ओके, अच्छा। तो इसके बाद फिर इंटरव्यू राउंड्स होंगे, राइट? हाँ। ओके, तो कितने इंटरव्यू हुए थे तुम्हारे? मेरे 4 हुए थे और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके 3 में मतलब हो चुका था जो भी था। मेरे 4 हुए थे। ओके, क्या क्या पूछा गया इंटरव्यूज? तो जो गूगल के मतलब राउंड होते हैं बेसिकली वो उनका स्ट्रक्चर था कि 45 मिनट्स कोडिंग होगा, उसमें 1 या 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे। अगर 1 होगा तो उसका फॉलोअप क्वेश्चन होगा और अगर 2 होंगे तो अलग अलग 2 क्वेश्चन होंगे। अच्छा। और 15 मिनट का वो जीएनएल राउंड रखेंगे, मतलब गूगलीनेस एंड लीडरशिप, जिसमें वो तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस या फिर तुम्हारे प्रेडिक्शन देखेंगे, मतलब अगर फ्यूचर में तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ तो उसको कैसे हैंडल करोगे, ये सब पूछा जाता है। तो जो मेरा पहले राउंड का क्वेश्चन था कोडिंग वाला, वो था ऐसा कि मेरे को एक बेसिकली एक हॉस्पिटल कंसिडर कर लो, उसमें रूम्स है। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनको जो मेरे को पहला रूम मिलता है उसको मैं असाइन कर देता हूँ उस टाइम पे, मतलब हर पेशेंट का कुछ अराइवल और डिपार्चर टाइम है। ओके। और मैं उसको जो जिस टाइम वो आता है, मेरे पास जो भी के रूम्स है, बेसिकली के नंबर ऑफ रूम्स है, जो भी पहला फ्री रूम है उसे असाइन कर देता हूँ मैं। और इसके बाद मेरे को ये बताना था कि मेरे पास जब पूरी प्रोसेस खत्म हो चुकेगी तो मेरे पास कौन सा रूम होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट गए होंगे, ये बताना था। क्वेश्चन ये था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सॉल्यूशन बता दिया था और फिर पहले ब्रूट फोर्स बताया, फिर उन्होंने ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला तो मैंने प्रायोरिटी को सॉल्यूशन बता दिया था। सिमिलरली फॉर सेकंड राउंड में भी मेरा कुछ ऐसा ही क्वेश्चन रहा था, मतलब वो भी शेड्यूलिंग रिलेटेड रहा था। और इसमें फिर मतलब सेकंड राउंड में था, मेरे से जो फॉलो अप पूछा गया था उन्होंने बोला कि अगर मैं मतलब क्या होगा कि एक रूम जो है वो मल्टीपल पेशेंट होल्ड कर पाए। अभी ऐसा था कि एक रूम एक ही पेशेंट होल्ड कर पाता है। अच्छा। अगर क्या होगा कि एक रूम जो है मल्टीपल पेशेंट होल्ड कर पाए, मतलब एक से ज्यादा, तब कैसे तुम इस क्वेश्चन को अपने कोड में क्या मॉडिफिकेशंस करोगे तो ये काम करने लग जाएगा। सो मैंने प्रायोरिटी की जो यूज करी, तो मैंने उनको पहले अप्रोच बताई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने प्रायोरिटी को एक सॉल्यूशन दिया जिससे वो सेटिस्फाई हो चुके थे कि हाँ इस तरीके से ये चल जाएगा। मतलब उसका कोड मेरे को पूरा नहीं करना था, बस मेरे को कोड में मॉडिफिकेशंस बतानी थी अपने कि क्या क्या कर सकता हूँ। और बस इतना बताया तो इससे मेरा ये हो चुका था। मतलब और इसमें एक बात ये ध्यान रखने वाली थी कि उन्होंने बोला मतलब कोड को कमेंट्स वगैरह और ये सब यूज करने थे, मतलब अच्छे से करना था। क्योंकि वो दूसरे टेस्टिंग के लिए रखते हैं कि मतलब खुद अननोन बंदा उसे कैसे रीड कर सकता है, ये सब पता होना चाहिए। रीडेबल होना चाहिए, रीडेबल नेम्स एंड फंक्शन वगैरह जो आर्गुमेंट वगैरह लेने हैं वो रीडेबल होने चाहिए, मतलब रिलेटेड होने चाहिए जिस तरीके से कोड लिखकर। सो राउंड 3 में मेरे को मतलब उन्होंने बोला कि एक इंटीजर एरे दी हुई है, बेसिकली वेक्टर और वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो जिसमें एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है L2R, एक इंटरवल है और सारे इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग है। तो इसमें ये बोला कि अगर मैं कुछ काम इन घंटों के बीच करता हूँ, इस L2R के बीच में करता हूँ, तो वो इफेक्टिव काउंट होगा मेरे लिए। अच्छा, ठीक है। और अगर इससे मतलब इसके अलावा करता हूँ कहीं तो वो इफेक्टिव काउंट नहीं होगा। और मैंने बोला कि मैं क्यू के लिए कभी भी बैठ सकता हूँ कंटिन्यू। अगर मैं एक्स पे बैठा क्यू आवर्स के लिए तो एक्स प्लस क्यू तक मैं काम करता रहूंगा। और एक्स प्लस क्यू तक में जो L2R वाले कुछ इंटरवल मेरे आए होंगे या नहीं आए होंगे, जो भी आए होंगे जितना भी टाइम, वो मेरे इफेक्टिव आवर्स काउंट होंगे। तो मेरे को बताना था कि मैं मैक्सिमम इफेक्टिव आवर्स कितने निकाल सकता हूँ बेसिकली। तो मैंने पहले एक सॉल्यूशन दिया कि मैं
इन LR को मार्क कर देता हूँ कि एक 10⁻, क्योंकि मेरे L और R की पावर 5 तक जा रहे थे, तो LR 10⁵ की एक एरे बना लेता हूँ और मेरा जो भी LR मिल रहा है उसे 111 मार्क कर देता हूँ अपनी एक एरे में। अब मेरे को उस नई एरे जो 10⁵ की बनाई है उसमें बस मेरे को एक QR की एक विंडो बतानी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस होंगे। अच्छा। तो इस तरीके से बताया तो उन्होंने बोला कि अब ये तो ठीक है, सॉल्यूशन है, लेकिन अब मेरे को जो हमने 10⁵ वाली एरे बनाई है इसको यूज नहीं करना। ओके, तो फिर मैंने 2 पॉइंटर अप्रोच बताई और वो सेटिस्फाइड थे। फिर इसका फॉलो अप आता है कि क्या होगा अगर, मतलब अभी मैं एक ही सिटिंग के लिए बैठ सकता था, क्या होगा अगर मैं मल्टीपल सिटिंग्स के लिए बैठता हूँ तो कैसे मैक्सिमम निकालूं। फिर उसके लिए मैंने मतलब अप्रोचेस दी थी, मतलब मेरे को एक्यूरेट अप्रोच तो उसकी भी नहीं पता था। मैं बोला मे बी डीपी विल वर्क हियर, तो वो सेटिस्फाइड मतलब इतना नहीं हुए थे, लेकिन हाँ ठीक ठाक था कि मतलब पहले तो हो सकता है ये इस चीज। अच्छा, ये मेरा सेकंड राउंड कोडिंग राउंड था, थर्ड राउंड। सो फिर मेरा फाइनल राउंड होता है और ये मेरा बेसिकली मेरा 2:30 बजे थर्ड राउंड खत्म होता है और 2:45 पे मेरे को अगले राउंड को मिला था कि 2:45 पे तुम्हारा अगला राउंड है। तो मैं जब वहां पहुंचता हूँ तो वो इंटरव्यू भी सरप्राइज था कि गूगल सपोज टू हैव ओनली 3 राउंड्स। तो उन्होंने बोला कि मे भी कुछ होगा कंफर्मेशन के लिए, तो स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने इंट्रो लिया मेरे से बेसिक लैंग्वेज पूछी कौन सी प्रेफर करते हो। फिर मैंने बोला C++, तो उन्होंने STL और रैंडम फंक्शंस वगैरह से लेके मेरे से क्वेश्चन पूछे। प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा बहुत उन्होंने मतलब रैंडम फंक्शन के अंदर खेला कि किस तरीके से रैंडम फंक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी काम करती है, ये सब। फिर उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया पहला कि मतलब बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए कि अगर मैं एक तुम्हें एरे दी हुई है और एक तुम्हें नई एरे रिटर्न करनी है जिसमें उस एरे के एलिमेंट होंगे और जो एरे के हैं उनका ट्वाइस ऑफ एलिमेंट भी होंगे। बेसिकली अगर मेरी इनिशियल एरे में 1 2 3 है तो मेरी फाइनल एरे में 1 2 3 और 1 का डबल दैट इज 2, 2 का डबल 4 एंड 3 का डबल 6 भी होना चाहिए। ये एरे की कोई भी परम्यूटेशन रिटर्न करानी थी बेसिकली। उसके बाद मेरा फिर सेकंड क्वेश्चन था कि मतलब ये तो सिंपल था कि मैं AI और नया वेक्टर क्रिएट कर लिया, AI डाल दिया और 2 टाइम्स ऑफ AI भी पुश करा दिया उसमें, दे दिया मैंने। और फिर बोलते हैं कि अब मान लो तुम्हें जो सेकंड एरे दी हुई है वो दी हुई है, अब तुम्हें ओरिजिनल एरे बतानी है क्या थी। सेकंड क्वेश्चन ये था। तो और अगर इसमें ये भी बोला कि मेरे से अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह भी, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड भी मेरे से करवाया था वहाँ पे कि अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह करो, एरर थ्रोइंग वगैरह ये सब भी करवाया था। सो इसका सॉल्यूशन भी मैंने मैप से दे दिया था कि मैं प्रोसेस सबसे छोटे नंबर से प्रोसेस करते हुए जाऊंगा। अगर उसका प्राइस है जिसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट इससे ज्यादा या बराबर होनी चाहिए तो ये वैलिड होगी। ये नंबर मतलब ये नंबर तो वैलिड है, इसके आगे के मैं चेक करूंगा। फिर इसी तरीके से मैंने पूरा मैप अगर एंड में एम्प्टी हो जाता है तो मतलब ये पूरी एरे सही थी और मेरे जो नंबर्स के हाफ है वो सारे मैं अपेंड कर दूंगा अपनी उसमें। और फिर ये क्वेश्चन भी मैंने कर लिया। उसके बाद मेरे से तीसरा क्वेश्चन पूछा था जो LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ही था। बेसिकली मेरे से बस पूछा था कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ नहीं बतानी थी, मेरे को वो सारी इंडिसेस बतानी थी जो उसका हिस्सा होंगी। तो मल्टीपल आंसर हो सकते थे मतलब, तो उन्होंने बोला कोई भी एक बता दो। सो जो सिंपल DP सॉल्यूशन होता है वो मैंने बता दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि कैन यू कम अप विद अनदर सॉल्यूशन। तो मैंने उस टाइम ये सोच लिया कि मेरे को ये जो n² में मैंने DP करी है उसको रिड्यूस करना है। तो मैंने अपना n-log-n वाला जो सॉल्यूशन था, लेकिन n-log-n वाले से सीक्वेंस नहीं निकलता मेरा, बट वो निकल जाता है कि लेंथ कितनी होगी। तो वो बताना चाह रहा था, तो उन्होंने काफी टाइम मतलब उसमें मेरा लगभग 10 मिनट गया था। तो उन्होंने बोला कि तुम ग्राफ के टर्म्स में सोच सकते हो। तब मैंने उनको डायरेक्टेड ग्राफ की, अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ बना लूं कि LIS का, बेसिकली LIS का क्वेश्चन बेसिकली ये था कि मेरे को LIS बताना था और एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ था कि मेरा जो 2 कंसेक्यूटिव LIS के सबसीक्वेंस के जो एलिमेंट होंगे उनका डिफरेंस D से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, है ना, इतना था। तो मैंने बोल दिया था अगर मैं ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ कि AI से BI अगर मैं जा रहा हूँ और डायरेक्टेड ग्राफ है, वो तभी होगा कि BI माइनस AI, BI मेरा AI के बाद आता होगा और उसका डिफरेंस जो होगा D से कम होगा। तो और इस डायरेक्टेड ग्राफ में जो सबसे बड़ी पाथ होगा मेरा वही आंसर होगा। तो उससे मतलब उस टाइम तो मतलब इतना क्लियरली नहीं बता पाया था, लेकिन मैं समझ गया था कि क्या करना था। तो मैंने, क्योंकि क्वेश्चन ये मुझे लगा टाइम रिड्यूस करने को बोला था, जबकि उन्हें अनदर अप्रोच चाहिए थी क्वेश्चन की बस। तो ये भी था कि मतलब ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई बोलता है कि दूसरा सॉल्यूशन लाना है तो पहले कंफर्म मैं करना भूल गया था कि मेरे को टाइम रिड्यूस करना है या अप्रोच ही अलग बतानी है। एंड उसके बाद मेरे से मतलब वही GNL राउंड का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछे कि कभी प्रोजेक्ट में काम किया है, कभी टीम में काम किया है। मैंने बोला डेडलाइन के साथ कभी काम किया है।
या फिर मतलब कभी तुम्हारा मतलब जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आए हैं, कैसे ओवरकम किया। उन्होंने मैंने ये भी बोला था कि मैंने कभी जावा स्टार्ट करी थी और एंड्रॉयड वगैरह पे काम करता था। फिर उन्होंने बोला तुमने सी प्लस प्लस अभी क्यों चूज कर रखी है अगर तुमने जावा सीख रखे उसमें। तो मैंने उसका रीजन दे दिया था कि मेरा कॉम्पिटिटिव में थोड़ा ज्यादा मतलब लगाव था, उस तरफ झुकाव था, तो मैंने जावा छोड़ दी थी। काफी अच्छे क्वेश्चन थे तो यार मतलब इतना अच्छा लेवल की कोडिंग मतलब कैसे तुम सीख पाए? सर ये तो मतलब यही था कि मैंने प्लेसमेंट ज्वाइन कर लिया था और उसमें मतलब मेरे रेगुलरली टेस्ट वगैरह कोडिंग के मतलब जो सैटरडे में टेस्ट होता था एक बेसिकली। अच्छा। तो वो ऐसा होता था कि कोड फोर्सेस के क्वेश्चन होते थे एबीसी लेवल पे। तो शुरुआत में मेरे से मतलब जब शुरुआत करी थी तो वही होता 3 होते थे, मतलब 5 क्वेश्चन होते थे, 5 में से एबीसी वाले, उसमें से 3 होते थे। फिर धीरे धीरे मेरा जब लेवल बढ़ा फिर एक टाइम आया था मेरे से सारे होने लग गए थे 5 के 5। और साथ साथ मैं नई चीजें भी सीखते जा रहा था, नए नए टॉपिक सीख रहा था। मतलब मेरे डीपी एंड ग्राफ्स इनिशियली बहुत वीक, बहुत ज्यादा, लेकिन जब यहाँ हुआ उसके बाद फिर मैंने अपनी तरफ से प्रिपेयर करी, ग्रुप के साथ प्रिपेयर किया, तो मतलब काफी स्ट्रांग हो गए थे मेरे लिए वो टॉपिक दोनों। ओके, तो मतलब कंसिस्टेंट रहना भी काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि शुरू में नहीं हो रहे तो कभी नहीं होंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। यू कैन लर्न। और तुमने यार वो जो G&L राउंड बताया हर एक राउंड में लास्ट की 15 मिनट्स, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। मतलब तो इस चीज की मतलब इन चीजों की कैसे तैयारी करनी होती है? इसके लिए तो मतलब हमारा तो यही प्लेसमेंट से ही हो गया था और साथ में हमें मतलब क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए गए थे नोट्स के फॉर्म में कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें अपने आंसर कैसे बिल्ड करने हैं तुम्हें ये लिख लो और इन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक दूसरे को बताना स्टार्ट कर दो। मॉक में पूछे जाने लग गए थे कि तो प्रिपेयर करके जाना ही पड़ता था, तो उसी से प्रिपेयर हो गया। तो और दूसरे इंटरव्यू बिट वगैरह पे क्वेश्चन पड़े रहते हैं, मतलब मिल जाते हैं कि ये पूछे गए हैं और इनका एक फॉर्मेट मतलब सिंपल सा सैंपल आंसर भी होता है कि क्या बोला जा सकता है कुछ, तो वहां से देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ओके, तो अमित हमने लाइक कोडिंग की बात कर ली, हमने प्रोजेक्ट्स की बात कर ली, हमने रिज्यूमे की कर ली बात, इंटरव्यूज की कर ली, HR क्वेश्चंस की कर ली। देयर इज समथिंग स्टिल मिसिंग, मतलब जो हम एक्चुअली हमारी डिग्री में पढ़ते हैं, CS के जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उनका भी कुछ रोल रहता है क्या इंटरव्यूज में? सो सर बहुत सारी कंपनीज में मतलब ऐसा ही रहता है कि वो कोडिंग राउंड के बाद जो पहला इंटरव्यू राउंड होता है उसमें सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, या फिर सब एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा वो इजी होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट अच्छे से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारी नॉलेज कितनी, तुमने जो पढ़ा है उसमें से कितना। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारे इंटरव्यू के लिए, आगे के लिए जो भी। सो जो हमारा प्रिपरेशन का तरीका था, मतलब मेरा और मेरे ग्रुप का जो प्लेसमेंट का ग्रुप था उसका, तो हमें लिंक्स और नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और आखिर तक पूरा निपटा देंगे। तो हमने वही किया कि हमने पहले एक टॉपिक चूज किया, मतलब एक सब्जेक्ट चूज किया, उसे पूरा खत्म किया, फिर दूसरा स्टार्ट किया, फिर खत्म किया, फिर तीसरा शुरू किया। और इस तरीके से जब पढ़ के आते थे उसके बाद हम मतलब मीट पे आते तो एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछ लेते थे। और एंड में ये था कि लगभग हमारी कोडिंग हो चुकी थी, मॉक्स की मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो चुकी थी, साथ में सब्जेक्ट्स प्रिपेयर थे। सो हम एक दूसरे का मतलब मॉक इंटरव्यू हम एक दूसरे का ही लेने लग गए थे। मेंटर्स वगैरह तो होते ही थे, मतलब वो भी लेते थे, लेकिन हम आपस में भी एक दूसरे का इंटरव्यू लेने लग गए थे। तो मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे मेजर फोकस रखना चाहिए स्टूडेंट्स को फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन? सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क है। ये 4 मेन है जो बेसिकली कोई भी कंपनी पूछती है, सारी कंपनी। और DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। सो इनको पढ़ने के मतलब तुम अपना पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, अपने रिवीजन के लिए करते रहो, थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवाइज करते रहो। जो पुराना टॉपिक पढ़ा था उसे दोबारा रिवाइज करो कि क्या क्या मैंने उसमें पढ़ा था, और एक दूसरे से पूछते रहोगे तो याद ही रहेंगे। रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, वरना तो सब्जेक्ट इतनी बार हम भी पढ़ चुके हैं तो भी भूल जाते हैं, राइट? तो रिवाइज करना ज़रूरी है। एंड एक दूसरे पूछने का तरीका काफ़ी अच्छा था, मतलब उससे इंटरेक्टिव भी रहता है थोड़ा और याद भी रहता है सब कुछ। तो अमित कुछ एंड में कुछ एडवाइस देना चाहोगे अपने जूनियर्स को हु आर गोइंग टू सिट फॉर अपकमिंग प्लेसमेंट सीजन? सो मैं तो ये कहूँगा कि अपने पर भरोसा रखो। जैसे मेरा था, इंटर्न नहीं लगी तो कोई बात नहीं, नहीं लगी और आगे देख लेंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो मतलब एक
और अपने सीनियर्स और फ्रेंड्स से बातचीत करते रहो। मतलब सीनियर्स जितना गाइड करेंगे, मतलब जैसे प्लेसमेंट में था वो हमारे सीनियर भी थे और हमारे मेंटर भी थे, तो हमारे लिए डबल फायदा था कि हमें वही मेंटर कर रहे थे जो हमारे सीनियर्स हैं, जस्ट अभी हमसे आगे। उन्हें पता है कि कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेसेस होती हैं, तो ये सब हमें गाइडेंस मिलती रहती थी। और मतलब हमेशा मोटिवेटर रहो कि कुछ टाइम होता है कि कभी कभार आता है कि नहीं हो रहा मेरे से क्वेश्चन, तो कुछ नहीं, मतलब 2 दिन का ब्रेक ले लो। मतलब मैं तो यही करता था कि 2 दिन का ब्रेक ले लिया, अपने जो मेरी कुछ चीज़ें पसंद है वो करी और 2 दिन बाद वापस से रिस्टार्ट कर दिया सब कुछ। और अपने आप पे मेहनत करते रहो जितनी कर सकते हो, यही है मेरी तरफ से। सो थैंक यू अमित। आई थिंक ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे जूनियर्स के लिए हु आर एमिंग टू क्रैक गूगल, है ना। So guys, Amit joined Placefit's placement guarantee program and it helped him get placed at Google. You can also check it out from the link in the description below. At Placefit, you get an illustrated and dedicated team of instructors and mentors from top organizations who help you clear your concepts and get better at coding. You are taught with a battle-tested curriculum ranging from coding to computer science subjects, with some amazing features like mock interviews, resume reviews, projects, referrals in top companies, and much more. The best part about Placefit is that they provide you a 100% job guarantee at zero upfront cost. So join today and take your first step towards cracking your dream company. For more information, check out the links in the description below. Thank you.